योद्धाओं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हो और हमेशा कुछ बेहतर करने की ओर आगे बढ़ रहे हो। और यही एक दिशा है, आपको हर अगले 2 महीने तक एक एक दिन सुधार करते हुए, छोटा छोटा सुधार करते हुए आगे आपको बढ़ते जाना है। अभी आपने इंडिया के सेक्शन में एक हिस्ट्री वाला सेक्शन और अभी एक ज्योग्राफी वाला सेक्शन और अभी आप पॉलिटी वाला सेक्शन कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अगर यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से रट्टा मार के याद किया है चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव लगाया है और टेस्ट को सीरियसली दिया है, तो यकीन मानना न सिर्फ आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगा, आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगा। वही चीज़ आप छत्तीसगढ़ का सेक्शन कर चुके हो और हम लोग साल भर छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं, बहुत चीज़ों को याद करते हैं, उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको होगी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा लगाने की। आप जितना छत्तीसगढ़ पढ़ते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव लगाओ। तो अगर आपको प्रीलिम्स में स्कोर करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ जीएस में 50 में 47, 48, 50 तक के क्वेश्चन जो भी हैं सब के सब सही होने चाहिए। छत्तीसगढ़ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना थ्योरी पढ़ोगे उससे डबल आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे और एक एक ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे हरिराम पटेल सर की ऑब्जेक्टिव बुक आप जैसे लेते हो, तो उसमें जितने क्वेश्चन आपके लिखे हुए एक एक क्वेश्चन आपको रटे हुए होने चाहिए, तब जाके आपको चीज़ों पे कमांड आएगा और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में एक भी गलती नहीं होगी। आप इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं, अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लगातार 2 तारीख से लेके अभी 9 तारीख तक आप इंडियन पॉलिटी में डूबे हुए होंगे। और इंडियन पॉलिटी का कुछ सेक्शन, जैसे आप राष्ट्रपति, संसद वाला टॉपिक जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और संवैधानिक संशोधन और क्या बोलना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ना चाहिए। हो सके तो मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है उसको भी लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ो। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ वाला टॉपिक आपका होगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सारे टॉपिक क्या हैं आपके जो आपने केंद्र के संदर्भ में पढ़ा होगा, उसी का ही छोटा रूप राज्यों के संदर्भ में होता है, सेम टू सेम होता है। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस कुछ फैक्ट होंगे वो आपको अलग से पढ़ना होगा। तो आप उसको किसी भी कोचिंग के बुक से आप पढ़ सकते हो। तो ये करने के बाद हम लोग आज के रिवीजन में पॉलिटी के सेक्शन में केंद्र राज्य संबंधों को देखते हैं, क्योंकि ये आपके अगले टेस्ट का हिस्सा है, तो हमको ये देखना भी बहुत अच्छा होगा। हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 61 तक का रिवीजन किया था। अभी हम लोग आर्टिकल 245 से 263 का आज करते हैं, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों की बात अगर करें तो केंद्र राज्य संबंधों में आर्टिकल भाग 11 में बात की गई है। भाग 11 में विधायी संबंध, भाग 11 में कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक की बात की गई है। 245 से 263 भाग 11 में, और इसमें भी विधायी संबंध जो है और एक और संबंध है, लेकिन इसमें पहला जो संबंध आज हम लोग पढ़ेंगे विधायी संबंध 245 से 255 तक का। तो 245 में लिखा गया है कि राज्य क्षेत्रीय विस्तार अर्थात केंद्र व राज्य द्वारा बनाए गए कानून क्रमशः केंद्रीय सीमा व राज्य सीमा में लागू होंगे, लेकिन कोई विषय यदि केंद्र व राज्य की सीमा से परे हो तो क्षेत्रातीत अधिकार केंद्र का होगा। तो जो जहाँ पे कानून बनाएगा उसका वहीं पे लागू होगा, लेकिन जो अलग क्षेत्रातीत मतलब बियॉन्ड द बाउंड्री अगर अधिकार अगर मिलना होगा तो वो मिलेगा केंद्र के पास। 245 में एरिया डिसाइड किया गया है कि कौन सा कानून कहाँ पे होगा। 246 में बताया गया है कि संसद द्वारा व राज्य की विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु 3 सूचियों की चर्चा करता है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो तीन सूचियों की, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट की बात की गई है, जो 7वीं अनुसूची में बात किया गया है कि कौन कौन सी विधायी पे कानून बनाएगा। विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं, विधायी संबंध पढ़ रहे हैं। तो 245 में क्षेत्रातीत अधिकार, 246 में जो सूची की विषय वस्तुओं की बात, 246 में, 248 में अवशिष्ट विषयों पर केंद्र का अनन्य अधिकार बताया गया है। 248 में अवशिष्ट विषयों पर केंद्र का अनन्य अधिकार है। जो विषय इसमें छूट जाता है वो 248 में बताया गया है और वो उस पर केंद्र का अधिकार होगा। 249 बहुत इंपॉर्टेंट है। 249 क्या बोलता है, राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। इस प्रकार के कानून की वैधता 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। एक एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है
कि राज्यसभा जो है वो किसका प्रतिनिधि होता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि होता है संसद में। और राज्यसभा क्या कर सकता है, संसद को ये शक्ति दे सकता है कि आप राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकते हो, और ये कानून 1 साल के लिए वैलिड होगा। 249 बोलता है। 250 क्या बोलता है, आपातकाल लागू होने पर केंद्रीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है, परंतु यह आपात समाप्ति के 6 वर्ष बाद स्वमेव समाप्त हो जाएगा। एक एक शब्द एकदम इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 250 के तहत बनाया गया कानून कब तक वैलिड रहेगा, आपातकाल समाप्ति के 6 महीने बाद अपने आप को समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 महीना है, 249 में 1 साल है। और आपातकाल लागू होने पर केंद्रीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है, और यह आपात समाप्ति के 6 माह बाद स्वमेव समाप्त हो जाएगा। 250 बोलता है। 251 बोलता है कि अनुच्छेद 249 व 250 के तहत बनाए गए विधि से राज्य में कोई प्रचलित कोई विधि असंगत है, तब केंद्र द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। 249 में भी केंद्र बना रहा है, 250 में भी केंद्र बना रहा है राज्य सूची पे कानून। और 251 बोलता है कि अगर 249, 250 के तहत बनाए गए विधि से राज्य में प्रचलित कोई विधि असंगत हो रहा है, किसी में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो केंद्र द्वारा बनाई गई विधि को मान्य दिया जाएगा। 251 बोलता है। और 252 क्या बोलता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी राज्य सूची के विषय में, जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी राज्य सूची के विषय पर संसद से कानून निर्माण की मांग करते हैं, कि बोला जैसे छत्तीसगढ़ बोला, मध्य प्रदेश बोला, तेलंगाना बोला, इन लोग तीनों मिले कि बोले कि हमारे समंदर नदी वाले विवाद में केंद्र आप कानून बना दो, तो केंद्र कानून बना देगा। तो राज्य सूची के विषय में संसद से कानून निर्माण की मांग करते हैं, तब संसद कानून बना सकता है आर्टिकल 252 के तहत। 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लागू करने के लिए केंद्र राज्य विषय पर कानून बना सकता है। तो देखो, केंद्र राज्यों के राज्य सूची के कई सारे विषय पे कानून बना सकता है, उसमें बहुत सारे प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 249 में बोला, 250 में बोला, 251 में बोला, 252 में बोला, 253 में बोला। सभी आर्टिकल में ये बोल रहा है कि केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य सूची के बहुत सारे विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लागू करने के लिए बना सकता है 253 में। और 254 में बोलता है कि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र राज्य में विधि में असंगति है, तब केंद्रीय कानून मान्य होगा, लेकिन यदि राज्य का कानून अनुच्छेद 200 के तहत है तो राज्य का कानून लागू होगा। तो ये आर्टिकल 254 का कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना कि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र राज्य विधि में असंगति में केंद्रीय कानून लागू होगा, लेकिन राज्य का भी लागू होगा तब जब अनुच्छेद 200 के तहत बनाया गया था। तो आप अनुच्छेद 200 देखना राज्यपाल वाले सेक्शन में कि राज्यपाल क्या करते हैं, केंद्रीय कानूनों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। तो और इस कानून में राष्ट्रपति की सहमति होती है राज्य के कानून के लिए, तो ऐसी कानून पे ज़्यादा शक्ति होगी बजाय कि केंद्रीय कानून के। तो अगर अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के कानून बना है तो केंद्रीय कानून भी उसके सामने नहीं टिक पाएगी। तो राज्य का कानून यदि 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत बना है तो राज्य का कानून लागू होगा, ये बोलता है आर्टिकल 254। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधायी संबंधों में आपके मेंस में भी काम आएगा, आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा। आर्टिकल को सभी याद रखेंगे। आर्टिकल 245 से लेकर 254 तक की बात मैंने किया। विधायी संबंध किस में लिखा है, भाग 11 आर्टिकल 245 से 255 तक में विधायी संबंध लिखा है। इसके बाद के संबंध को हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। डेली करंट अफेयर डेली पढ़ते रहना है। जैसे 3 दिन पहले एक आया था आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टैटिक्स का सेक्शन का करंट अफेयर आया था, जिसमें आप वायु प्रदूषण से संबंधित अधिनियम कब बना था, जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम कब बना था। जैसे जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम शायद 1974 में बना था, वायु से 1981 से बना था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में बना था, और इस ध्वनि प्रदूषण संरक्षण अधिनियम शायद 2001 में बना था। इस तरीके से एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो जो आपको उस दिन बताया गया था उसको अच्छे से समझे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अभी PSLV C59 से कुछ यूरोपियन यूनियन का प्रोब लॉन्च किया गया है, तो ये आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होगा। सभी पे नज़र बनाए रखना है, तभी आपका क्यूमुलेटिव प्रभाव होगा। अगर साल भर आपने पढ़ा है तो प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप साल भर पढ़े हो, तो लगातार पढ़े हो साल भर, तो माइंड के किसी न किसी हिस्से में आपका वो नॉलेज जमा रहता है और एग्जाम हॉल में चीज़ें याद आ जाती हैं और आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हो।
हड़बड़ाना नहीं है, डेली पढ़ना है, तभी जाके एग्जाम आपका क्लियर होगा। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।